नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। और आज फिर हम बढ़ते हैं एक विषय की ओर जहां हम क्रिया भेद के आधार, रचना के आधार को लेकर उसके भेदों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्रिया से संबंधित सारी बातें की थी और कर्म का आधार भी देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले एक बार मेरा आपसे आग्रह, दाहिनी ओर बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने विषय की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्रिया से संबंधित वीडियो में, कि क्रिया है क्या। क्रिया यानी काम, और शब्द का वह रूप जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कहलाता है, वह क्रिया कहलाती है। और वहाँ पे सारे काम, हंसना, बोलना, खेलना, सुनना, देखना, गाना, रोना, कूदना, सभी क्रियाएं थीं। यानी मनुष्य द्वारा की गई कोई भी हरकत, कोई भी हलचल क्रिया कहलाती है। फिर हमने देखा था, क्रिया शब्द की बात की थी, और हमने देखा था कि क्रिया का मूल रूप होता है और फिर उसमें निर्माण भी किया जाता है। तो उसके मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, और इन मूल क्रियाओं में कुछ शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर, कुछ परिवर्तन कर नए क्रिया शब्द बना लिए जाते हैं। परंतु वाक्य में, भाषा में क्रिया के दोनों ही रूप, मूल रूप और यौगिक रूप, दोनों का ही, यानी जो मूल रूप है उसे मूल रूप कहते हैं, और जहां हम कुछ मिलाकर निर्माण कर लेते हैं उसे यौगिक रूप कहा जाता है। इन दोनों का प्रयोग होता है और उस रूप पर के आधार पर हमने क्रिया शब्दों को देखा था। फिर हमने देखा था क्रिया भेद के आधार को, जहां हमने देखा था कि क्रिया भेद के दो आधार होते हैं। पहला आधार है कर्म का आधार, जिसके आधार पर क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। उसकी चर्चा की थी हमने, और सकर्मक के अन्य दो भेदों, द्विकर्मक और एक कर्मक क्रिया की भी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रचना, संरचना, बनावट का आधार। ठीक है ना, ये तीनों शब्द मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि अगर परीक्षा में रचना की जगह संरचना शब्द लिखा हो, संरचना के आधार पर, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप को कोई परेशानी नहीं हो। तो अगर रचना लिखा है, संरचना लिखा है या बनावट लिखा है, बात एक ही होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। रचना, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया भेदों की संख्या 5 है, या क्रिया के 5 भेद होते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहली है सामान्य क्रिया, यानी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं तो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। दूसरी है संयुक्त सहायक या रंजक क्रिया। मैंने तीनों नाम यहाँ फिर से लिखे हैं क्योंकि इन्हीं सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया भी कहा जाता है, या इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। फिर अगला नाम मैंने लिखा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। यानी ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। किस आधार पर? रचना के आधार पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, इन सारे भेदों को हम बारी बारी से विस्तार से उदाहरण के साथ देखेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम सामान्य क्रिया की। ठीक है ना, सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य यानी साधारण, कहीं कहीं आपको ये साधारण भी लिखा मिलेगा, जहां पर सामान्य रूप से एक क्रिया हो। ठीक है ना, जहां पर सामान्य रूप से एक क्रिया हो। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें, जहां पर सामान्य रूप से एक क्रिया हो। ठीक है ना, जिन वाक्यों में एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, उसने पढ़ा, सूर्योदय हुआ, वह रोया। ठीक है ना, वह रोया। या फिर हम लिख सकते हैं राम गया। बड़े दिनों के बाद हमने राम को अपने उदाहरण में स्थान दिया है। ठीक है ना, थोड़ी राहत हमने उसे दी थी। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ हम देखेंगे कि सामान्य रूप से एक क्रिया यहाँ पर वाक्य में मौजूद है।
उसने पढ़ा, एक क्रिया से वाक्य पूरा हो गया। सूर्योदय हुआ, ये ऐसे वाक्य हैं जो एक क्रिया से पूरे हो जाते हैं सामान्य। वह रोया, राम गया, सीता आई, है ना, गीता हंसी, ये सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हुआ है और ये वाक्य पूरे हो गए हैं। तो जब वाक्य एक क्रिया से पूरा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया। स्पष्ट है? यहां हमने कुछ और प्रयोग नहीं किया है, क्रिया के किसी और रूप को प्रयोग में नहीं लाया है। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं सामान्य क्रिया। अब हम बात करेंगे संयुक्त सहायक या रंजक क्रिया की। तो ये अपने नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। संयुक्त सहायक या रंजक क्रिया नाम से स्पष्ट है। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, सहायक यानी सहायता करने वाला, ठीक है ना। सहायक यानी सहायता करने वाला। रंजक, पूरक, रंजक, पूरक, कई शब्द हैं। रंजक है, पूरक क्रिया भी इसे कहा जाता है, वो भी मैं लिख देती हूं ताकि आपको कभी असुविधा ना हो। पूरक क्रिया, पूरा करने वाली क्रिया, ठीक है ना। तो सहायक, संयुक्त, रंजक, पूरक, अलग अलग नाम से आपको दिखेंगे, सबका अर्थ तात्पर्य एक ही होता है। जब ऐसी स्थिति हो कि एक वाक्य में एक क्रिया से वाक्य पूरा नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे राम पढ़ रहा है, यहां पर एक क्रिया वाक्य को पूर्ण करने में असमर्थ थी, तो अन्य क्रियाओं ने आकर उसकी सहायता की, वे उससे आकर जुड़ गई, उन्होंने उसकी सहायता की, ठीक है ना। तो संयुक्त यानी जुड़ गई, सहायता की, रंजक यानी उसको रंजित किया वहां पर, और पूरक यानी पूरा किया। तो जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्य सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूरक या रंजक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। यहां क्या होता है कि एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी उसको पूरा करने में उसकी सहायता करती हैं। जैसे अगर हमने उदाहरण लिखा, वह, यहां पहले मैं लिख देती हूं ताकि आपको स्पष्टता हो। जब, सॉरी डियर, अलग कलर से लिखूंगी तो आपके लिए आसानी होगी। दो या दो से अधिक क्रियाओं, शब्द जब वाक्य में एक साथ आए, एक साथ आए तो वे सहायक, संयुक्त, रंजक या पूरक क्रिया कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। इस सहायक, संयुक्त या रंजक क्रिया के उदाहरण को हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण में मैं लिखूं, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहां राम का काम क्या है कि वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ना उसका मुख्य काम है, लेकिन अगर हमने लिखा राम पढ़ तो हमारा वाक्य पूरा नहीं हो रहा था, है ना। तो हमने क्या किया, इन बाकी दो क्रियाओं को वहां पर सहायता के लिए पुकारा, है ना, कि भाई आओ मदद करो। जब कोई काम हमसे अकेले पूरा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पुकारते हैं ना कि आओ मदद करो हमारी। तो यहां भी ऐसी ही स्थिति है, इसे मदद के लिए बुलाया गया और इन दोनों ने आकर मदद की वाक्य को पूरा करने में। तो यहां पर ये पढ़ना जो है, पढ़ जो है, ये मुख्य क्रिया है और बाकी क्या कर रही हैं, ये सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, रंजक क्रिया है, पूरक क्रिया है, जो भी हम कह लें। ये वाक्य को पूरा करने में मुख्य क्रिया की सहायता कर रही हैं, ठीक है ना। ये क्रियाएं क्या कर रही हैं, वाक्य को पूरा करने में मुख्य क्रिया की सहायता कर रही हैं, इसीलिए इन्हें सहायक या उसमें जुड़ गई हैं, उसे पूरा करने के लिए उसमें जुड़ गई हैं, संयुक्त हो गई हैं। पूरा करने में उसकी सहायता कर रही हैं तो सहायक बन गई हैं, पूरा कर रही हैं तो पूरक हो गई है, रंजित करना यानी उसको समर्थ कर रही हैं तो ये रंजक क्रिया हो गई।
बात समझ? जैसे हमने यहां लिखा है ना एक उदाहरण, सूर्योदय हुआ। इसी वाक्य को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, सूर्योदय हो चुका है। ठीक है ना? तो ये सामान्य क्रिया से था पहले ये वाक्य, अब ये वाक्य क्या हो गया है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण बन गया। सूर्योदय हो चुका है। अब ये सूर्योदय होना मुख्य क्रिया है और ये बाकी दोनों क्या कर रही हैं? उसकी सहायता कर रही हैं वाक्य को पूरा करने में। क्योंकि अगर हमने वाक्य लिखा सूर्योदय हो तो हमारा वाक्य पूरा ही नहीं होगा, आदेशात्मक हो जाएगा। और सूर्य को तो हम आदेश नहीं दे सकते ना सूर्योदय हो, तो यानी हमारा वाक्य अधूरा था। तो इन क्रियाओं ने आकर उसकी सहायता कर दी और उसे पूर्ण कर दिया, पूरा कर दिया, स्पष्ट कर दिया वाक्य को। ठीक है, आगे हम देखेंगे तीसरे भेद को, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का अर्थ देने वाली क्रिया। ये ऐसी क्रियाएं हैं जहां कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, बल्कि वह काम करवाने का काम करता है। ठीक है ना? दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जहां कर्ता स्वयं काम नहीं करता, या यूं लिखिए तो ज्यादा आपके लिए स्पष्ट होगा, जहां कर्ता दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। ठीक है ना? तब ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती हैं। कर्ता प्रेरणा देने का, जैसे आप उदाहरण से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। ठीक है ना? यहां अध्यापक खुद पढ़ नहीं रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? पढ़वाने का काम कर रहे हैं। छात्र को प्रेरणा देकर कि तुम पढ़ो और उससे पढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से घर साफ करवाता है। ठीक है ना? अब यहां मालिक कौन सा काम कर रहा है? वो खुद सफाई तो नहीं कर रहा है, पर सफाई करवाने का काम कर रहा है, दूसरे को प्रेरित करके। तो ऐसी स्थिति में करवाता है, पढ़वाता है, पढ़वाते हैं। ऐसी स्थिति में क्रियाएं प्रेरणार्थक यानी कर्ता द्वारा प्रेरणा देकर किसी से काम करवाने का बोध कराती हैं। ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना? प्रेरणा का अर्थ बताती हैं ये। अब चौथी है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। अपने नाम से यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है। पूर्वकालिक क्रिया भी अपने नाम से पूर्णतया स्पष्ट है। ठीक है ना? अपने नाम से स्पष्ट है। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय। ठीक है? जब मुख्य क्रिया, अभी जो वर्तमान में क्रिया हो रही है, उससे पूर्व के समय में किसी क्रिया के होने का बोध होता है, तब हम उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी एक कर्ता अभी जो वर्तमान में क्रिया कर रहा है, उससे पहले उसने जो क्रिया की होती है, उसका बोध अगर हमें वाक्य में होता रहता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? इसके लिए हम लिख सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व में की गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी जरूरत हमें पड़ती है ना, जब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं रचना के आधार पर। जब हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करते हैं, तब मिश्र और संयुक्त वाक्यों से सरल वाक्य बनाने में हमें पूर्वकालिक क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना? वहां पर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में आप देखेंगे कि संयुक्त और मिश्र क्रियाओं से जब हम सरल वाक्य बनाते हैं संयुक्त और मिश्र वाक्यों से,
तब हमें इन पूर्वकालिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वह, उदाहरण में लिख रही हूं, वह सोकर उठा है। पूर्वकालिक क्रियाओं में ना कर शब्द का प्रयोग हो जाता है, कर प्रत्यय जुड़ जाता है। वह सोकर उठा है। राधा खेलकर आई है। राधा खेलकर आई है। अब यहां ध्यान देंगे कि यहां जो मुख्य क्रिया क्या है, उसकी उठने की क्रिया है। वो उठ गया, लेकिन इस उठने से पहले वह सोने की क्रिया कर रहा था। तो ये हमें यहां बताया गया, ये सोकर। राधा आ गई है, लेकिन आने से पहले वह खेल रही थी, वह खेल कर आई है। तो राधा के द्वारा आने की मुख्य क्रिया से पहले जो खेलने की क्रिया की गई, उसका जिक्र अगर वाक्य में हो रहा है तो ऐसी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले की क्रिया का अगर जिक्र हो रहा है तो ऐसी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। और क्रिया के इस रूप में कर शब्द का प्रयोग आपको दिखाई देगा। खेलकर, उठकर, पढ़कर, ठीक है ना। वह देखकर आया है। अभी तो वह आया, लेकिन कुछ देखकर उधर से आया, तो वह देखकर आया है। तो ऐसी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं, यानी पूर्व काल में कोई ना कोई क्रिया की गई है। अगली हमारी है पांचवी, जिसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये नाम धातु क्रिया अपने नाम से यह भी स्पष्ट है। ठीक है ना। अपने नाम से यह भी स्पष्ट है। नाम यानी, बहुत पहले हमने पढ़ा है, नाम यानी संज्ञा। ठीक है ना। और धातु क्रिया का मूल रूप। यानी यहां कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ तो क्रिया शब्द ही होते हैं और मूल क्रियाओं में ही हम कुछ योग करके नए क्रिया शब्द बना लेते हैं। इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा है ना कि भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण करते हैं, हम विशेषणों की रचना करते हैं, वैसे ही हम संज्ञा शब्दों से, विशेषण शब्दों से क्या करते हैं? क्रिया शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जब आपकी चीज पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? उसने मेरी संपत्ति हथिया ली है। ये जो हथियाना है, ये क्रिया बनी किससे? हाथ से। और हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जब संज्ञा और विशेषण सर्वनाम शब्दों से हम क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जब हम से क्रिया शब्द का निर्माण नाम धातु क्रिया, यानी ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रियाएं होती हैं, ये नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे अभी एक उदाहरण मैंने आपको दिया, हाथ से हथियाना, है ना। किसी चीज को कब्जा कर लेने के लिए हम कहते हैं उसने मेरी संपत्ति हथिया ली है। ये हथियाना हाथ से बना। शर्म से शर्माना, शर्माना बंद करो, है ना। ठीक है, तुम शर्माना बंद करो। तो ये शर्माना किससे बना? शर्म से। भ्रम से भरमाना, ठीक है। भ्रम से, लाज से लजाना, ठीक है, लाज से लजाना। स्वीकार से स्वीकारना, ये संज्ञा शब्द है जिससे हमने क्या किया? क्रिया शब्दों का निर्माण कर लिया है। इसी तरह से अपना, सर्वनाम शब्द, अपनाना क्रिया बन गया, क्रिया रूप हो गया, है ना, अपनाना। विशेषण शब्द है गर्म, गर्म से गरमाना।
विशेषण से हमने क्या किया, क्रिया का निर्माण कर लिया। तोतला से तुतलाना, तोतला विशेषण शब्द है, इससे हमने तुतलाना बना लिया। 60 संख्यावाची विशेषण है, इससे सठियाना, है ना। क्रोध में सब कहते हैं सठिया गए हो, ये सठियाना क्रिया बनता है किससे, 60 से। उसी तरह से चमक से चमकाना, ठीक है ना। दुख से दुखाना, चमक, चमकाना, दुख, दुखाना, ठीक है ना। डर से डराना, धिक्कार से धिक्कारना, बात से बतियाना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनका निर्माण हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से किया होता है। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। तो ये है रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रियाभेद। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। सामान्य क्रिया, जहां सिर्फ एक ही क्रिया सामान्य रूप से होती है और वाक्य एक क्रिया से पूरा हो जाता है, उसने पढ़ा सूर्योदय हुआ। दूसरी है संयुक्त, सहायक या रंजक पूरक क्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से वाक्य पूर्ण हो रहा हो, जहां एक मुख्य क्रिया होती है और अन्य क्रियाएं उसकी सहायता करके वाक्य को पूर्ण करती हैं। तो जैसे राम पढ़ रहा है, पढ़ना यहाँ मुख्य क्रिया है, और चूंकि उससे वाक्य पूरा नहीं हो रहा था तो अन्य क्रियाओं ने आकर उसकी सहायता की। ये सहायक क्रियाएं हैं, रंजक क्रियाएं, पूरक क्रियाएं हैं। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं काम नहीं करके काम करने की प्रेरणा देता है, वो प्रेरणा देने का काम करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे छात्र अध्यापक से पाठ पढ़वाते हैं, तो छात्र यहाँ अध्यापक यहाँ कौन सा अध्यापक जो करता है वो क्या काम कर रहे हैं, पढ़वाने का काम कर रहे हैं। मालिक करता है, वह साफ करवाने का काम कर रहा है। तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया अपने नाम से स्पष्ट है, जब मुख्य क्रिया से पहले के समय में कोई क्रिया की जा रही हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करते हैं। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए हमें इसकी सहायता पड़ती है। वह सोकर उठा है, राधा खेल कर आई है, वह खेल कर पढ़ता है, वह खाकर घूमने गया है। तो अभी वह घूमने गया, लेकिन घूमने जाने से पहले उसने खाने की क्रिया की है। तो पूर्वकालिक क्रियाओं में हमेशा कर प्रत्यय का प्रयोग दिखेगा, सोकर, खाकर, उठकर, जागकर। और 5वीं है हमारी नाम धातु क्रिया, जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया शब्द का निर्माण कर लेते हैं, तब वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। और उदाहरण हमने देखा है, हाथ से जैसे हथियाना, शर्म से शर्माना, भ्रम से भरमाना, लाज से लजाना, स्वीकारना, अपनाना, गरमाना, तुतलाना, सठियाना, बतियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना, डर से डराना, बतियाना, डर से डराना, ये सब क्रियाएं बन जाती हैं। तो ये सब रचना या बनावट के आधार पर क्रियाभेद है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये आसान हो गया हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ को लेकर, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।